सर, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। अलका, ये आपका पहला इंटरव्यू है? यस फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस गुड। कंफर्टेबल है आप? यस सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी। गुड। और आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं? यस सर। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है आपने? यस सर। ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी डिसाइड्स पॉलिटिक्स यस सर। एंड पॉलिटिक्स आल्सो डिसाइड ज्योग्राफी। सर मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ज्योग्राफी किसी देश की चेंज नहीं हो सकती। क्या कभी राजनीतिक प्रक्रियाओं से नया भूगोल बन सकता है? सर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि नदियों को जोड़ना हो रहा है, ये राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक लोग निर्धारित कर रहे हैं, तो नदियां जुड़ जा रही हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो चेंज हो रही है। बांध बन रहे हैं, उसकी वजह से आपदाएं भी आ रही हैं, तो वो मानव ही चेंज कर रहा है, तो उसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं शामिल है। पाकिस्तान का भूगोल, पाकिस्तान की भूगोल ने राजनीति तय किया, राजनीति ने भूगोल तय किया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का तो राजनीति ने तय किया है। तो राजनीति तो कर सकती है भूगोल का? कर सकती है सर। सीमा और सीमांत, यस सर। बॉर्डर एंड फ्रंटियर्स, क्या डिफरेंस होता है? सर सीमा एक लाइन होती है जहां तक मुझे पता है, और सीमांत एक क्षेत्र होता है जो संक्रमण क्षेत्र जिसे बोल सकते हैं, दो राष्ट्रों के बीच या दो राज्यों के बीच का। और सीमा जरूरी नहीं है जो सीमा के अंदर लोग हैं वो एक जुट रहे, उनमें मतलब विविधता पाई जा सकती है, पर सीमांत क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसमें सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। भारत में कोई क्षेत्र है सीमांत? सर भारत में सीमांत क्षेत्र, सर भारत चीन के बीच नेपाल को बोल सकते हैं सीमांत क्षेत्र माना जा सकता है। नेपाल? यस सर। नेपाल तो और संप्रभु राष्ट्र है। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, या फिर म्यांमार में जो 16 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ कल्चरल एकता है, वहाँ पे सांस्कृतिक, लेकिन वो सीमांत बोल सकते हैं। उसको नाम क्या दिया जाता है जो भारत म्यांमार के बीच? फ्री बॉर्डर रिजीम। अच्छा, उसके बारे में भी कुछ सरकार ने कहा है हाल फिलहाल? देखा है उसे खत्म करने की बात हो रही है। उससे क्या समस्याएं होती हैं? सर उससे म्यांमार आता है गोल्डन ट्रायंगल में, जो अफीम उत्पादक देशों में से है, तो वहां से नशा मतलब अवैध तस्करी होती है ड्रग्स की, और सर अवैध आवाजाही घुसपैठ हो सकती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सर। तो हम लोग वहीं से शुरू करें, म्यांमार से आप बात कर रही थी, तो म्यांमार और भारत के बीच में एक अभी कुछ नए समस्याएं आ रही हैं। तो पहले तो रोहिंग्या को लेकर के समस्या होती थी, अभी कुछ और नई समस्या आ गई है, क्या आ गई है? सर म्यांमार और भारत का एक मुद्दा चल रहा है कि म्यांमार में जुंटा शासन है, सैन्य शासन, तो उसको लेकर मुद्दा चल रहा है कि भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो वो लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, लेकिन ये बात है कि फिर भी म्यांमार के साथ हम संबंध बना रहे हैं, क्योंकि वो आसियान का उनके अंदर की बात है। यस सर। हमको क्या तकलीफ है उससे? सर वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो सबसे बड़ी तकलीफ हमारी ये है कि हम ड्रग्स की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी भी होती है, अवैध घुसपैठ होता है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट अभी यहाँ करीबन 150, 200, 300 लोग घुस के आ गए वहां से। यस सर। रोहिंग्या की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, अवैध घुसपैठ। वो लोग कौन थे? पढ़ाई नहीं किया उसका? सर उसके बारे में मैंने उनकी जो म्यांमार की जो सेना है, सेना के लोग घुस के आ गए। यस सर, वो मैंने शरण ले ली। यस सर। ये क्यों? सेना के लोग हमारे यहाँ के शरण ले रहे हैं? सर मैंने पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, म्यांमार को छोड़ करके और हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? सर पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और अगर समुद्र की बात की जाए तो श्रीलंका, मालदीव है, और सर अफगानिस्तान पीओके से है, तो वो मान सकते हैं। तो अफगानिस्तान को क्या हम अपना पड़ोसी मान लें? सर अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो हम मानते हैं, लेकिन सर अगर इंटरनल सिक्योरिटी या अन्य चीजों की बात की जाए तो वो पीओके का भाग है, जो कि पाकिस्तान के दायरे में आता है। यस सर। ये हमारे जो पश्चिमी बॉर्डर है, यस सर, इस पर कौन लोग तैनात हैं हमारी तरफ से?
हमारी भारत की तरफ से? सर बीएसएफ, जहाँ तक मुझे पाकिस्तान के साथ सर बीएसएफ है। बीएसएफ है? यस सर। मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यस सर। और म्यांमार के साथ? सर म्यांमार के साथ वो भी तो बॉर्डर है। असम राइफल्स। असम राइफल्स। असम राइफल, ये क्या चीज है? सर अलग अलग बॉर्डर्स के साथ अलग अलग सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जनरली असम राइफल्स हैं। सीमा सुरक्षा बल भी है कोई? यस सर, एसएसबी है नेपाल की सीमा के साथ। अच्छा, ये आपकी एक हॉबी है रीडिंग हिंदी पोइट्री। यस सर। रीडिंग हिंदी पोइट्री की जगह ना हो करके रिसाइटिंग हिंदी पोइट्री नहीं उचित था, ना कि दोनों में फर्क है? सर मैं समझ रिसाइटिंग समझ में आया क्या चीज होती है? नहीं सर। रिसाइटिंग माने कि अपने लिए नहीं पढ़ना, दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ना। नो सर, है अपने लिए पढ़ना। अपने लिए पढ़ते Yes. हैं। अच्छा, तो कौन सी पोइट्री आपको अच्छी लगती है पढ़ने में? सर मुझे लगभग हर टाइप की पोइट्री अच्छी लगती है और मैंने पढ़ी है बहुत सारी। जनरली तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है? सर थोड़ी बहुत पढ़ी है। उन्होंने क्या कहा है रीडिंग और रिसाइटिंग के बारे में? कुछ कहा है कि मैं रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूँ? सर मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, कौन सी पोइट्री आप हमको याद है जो कि सुना सकती हैं? सर मैंने अभी हाल फिलहाल में रश्मि रथ ही पढ़ी है। और रश्मि रथ? यस सर। कौन लिखा है इसको? सर रामधारी सिंह दिनकर जी। यस सर। अच्छा, तो वो ये इस प्रकार की कविता के अलावा और क्या प्रकार की कविता लिखते थे दिनकर जी? सर जनरली वो लिखे हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय की कविताएं उनकी हैं। तो जनरली देशभक्ति या वीर रस। ये वीर रस को छोड़ के और कोई कविता है क्या उनकी? सर मुझे उतना आइडिया नहीं। धन्यवाद। तो आप ये पढ़ती हैं या लिखती भी हैं अलका? नहीं सर, सिर्फ पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं? लिखने का कभी शौक नहीं आया, रुचि नहीं आई? सर लिखने का ट्राई किया था बट अच्छी जब ग्रेजुएशन में थी तो उतनी अच्छी बन नहीं पा रही थी। मुझे ऐसे लगा कि वो उतना तो अपने आप को अच्छी नहीं लगी या किसी और को भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो एक बार मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखी थी एक कविता, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी डेथ हुई थी तो बस ऐसे ही आया था तो मैंने लिखी। आपने लिखा है डांसिंग में भी आप रुचि रखती हैं, तो किस प्रकार का नृत्य आप? सर मैं फ्री स्टाइल डांसिंग, मतलब मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं डांस करती हूँ तो सारी स्ट्रेस और चीजें भूल जाती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो कोई अपने जो क्लासिकल डांसेस हैं वो सीखने का कभी शौक नहीं आया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं जरूर सीखना चाहूंगी। अच्छा, परंतु फ्री डांसिंग अपने आप ही आप करती हैं? अपने आप। कोई इसमें टीचिंग ट्यूटरिंग वगैरह आपने नहीं की है? अच्छा, तो आपने ये अभी बात जो हो रही थी म्यांमार के साथ हमारे जो संबंध है, तो अब मणिपुर में जो हो रहा है उसका कुछ है ताल्लुक है म्यांमार में जो हालात है? नो सर, मणिपुर की जो समस्या है वो हमारी आंतरिक, हम बोल सकते हैं, समस्या है। क्योंकि हमारे राज्यों में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है आसपास के ज्योग्राफी से, आसपास के कंट्रीज का, बट उसे हम अपनी आंतरिक समस्या ज्यादा मानेंगे। परंतु ये जो आपने बताया जो 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं वहां पर, और वहां से भी जो पहले रेफ्यूजीज आए हैं वहां पर म्यांमार में, ये कब से समस्या शुरुआत हुई इसकी? सर ये शुरू से ही, जब से मतलब भारत आजाद हुआ है तभी से हमने वो बनाया कि 16 किलोमीटर तक हम आ जा सकते हैं। तो समस्या तो शुरू से थी, अब ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अवैध ये जो घुसपैठ है बढ़ रहे हैं, नशाखोरी और ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं। तो और भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट पर उतना ज्यादा पहले ध्यान नहीं दिया गया जितना कि अब बहुत ज्यादा उसको कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब ज्यादा उसको करने की जरूरत है। म्यांमार में आपने औंग सान सू की का नाम सुना है? कौन सा सर? औंग सान सू की। औंग सान, यस सर। कौन है वो? वो म्यांमार के आई थिंक राष्ट्रपति थे, वो अभी जेल में बंद है वो। यस सर। और ये कब से, ये वाला जो अभी हाल का जो हम प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कब से प्रारंभ हुआ, कुछ मालूम है इसका कुछ? सर सैन्य शासन की। हाँ, सैन्य शासन। ये सर शायद 2022 से। अब सर एक बार और आया है जुंटा सरकार, पहले भी आ चुकी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाल फिलहाल में ये मुद्दा और भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें अभी फिर से उन्होंने कब्जा कर लिया शासन पे और आंग सान सू की को जेल में डाल दिया, और वो भारत से पढ़े हुए हैं आई थिंक।
तो इस वजह से ज्यादा इम्पैक्ट। तो वहां पर अब कुछ हालात में कुछ तब्दीली हुई है, बदलाव आया है? क्योंकि पहले तो पूरी तरीके से वहां की जो सेना थी वो हावी थी उसके ऊपर, परंतु अब वहां पर कुछ उनके जो ट्राइबल्स हैं वो वाले उठकर खड़े हो गए हैं। कुछ इससे बदलाव आ रहा है वहां पर म्यांमार में? सर अभी इसमें मैंने अच्छे से आपने पढ़ा नहीं किया है। सर। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप रुचि रखती हैं? यस सर। अभी हाल में हमने देखा G20 में, यस सर, हमने जब प्रधानमंत्री अपना भाषण अपना वो कर रहे थे, यस सर, चेयरमैनशिप था, तो उन्होंने अपने सामने जो बोर्ड लगाया उस पर लिखा था भारत। यस सर। ऐसा क्यों? इसमें क्या तब्दीली है? सर भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है भारत, इंडिया दैट इज भारत, या हिंदी में भारत अर्थात इंडिया। तो इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। हमेशा से हम इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते थे, जो कि हमारी राजनीतिक स्तर पे दिखाता है, विश्व स्तर पे हमारी राजनीति को दिखाता है। ये राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन सर जो भारत दिखा रहा है वो हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे इंडिया हम दिखाएं या भारत, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और भारतीय प्रशासनिक सेवा है, तो कोई डिफरेंस तो है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है? नहीं सर। तो ये अभी आपने देखा जो हमारे विदेश मंत्री ने एक किताब लिखी है, कभी लिखी है, कुछ देर पहले लिखी, क्या नाम थे उनके? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, मैंने सुना तो था बट पढ़ा नहीं। जो नई वाली किताब है उसका भी नाम याद नहीं है? सर याद नहीं। और पुरानी वाली पहली किताब 2 साल पहले जो आई उसका भी नाम याद नहीं है। और आपके विचार से भारत और सर ये एकेडमिक बहस है, ये चलती रहनी चाहिए, पर सर भारत और इंडिया दोनों ही संविधान में लिखे गए हैं और दोनों का सेम महत्व है, इसीलिए बीच में अर्थात लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता है इतना। अच्छा, दुनिया में हम देख रहे हैं आजकल ये 2024 कहा गया है जो पूरे विश्व में ये इलेक्शन का साल होगा। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं जहाँ की इलेक्शंस होने वाले हैं? सर 2 मुझे अभी, एक तो भारत का याद आ रहा है, एक अमेरिका का, और सर याद नहीं आ रहा। और कोई? सर और याद नहीं आ रहे हैं, वो मैं देख लूंगी। धन्यवाद। अलका, ऐच्छिक विषय आपका भूगोल रहा है। यस सर। मैं 2 फ्रेज बोल रहा हूँ। यस सर। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, क्या फर्क है? ऐतिहासिक भूगोल और भौगोलिक इतिहास। भूगोल का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, और ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, क्या फर्क? सर भूगोल का इतिहास शुरू होता है, मतलब शायद प्लिनी की हिस्टोरिका और ये सब में भारत का जैसे दिया गया है। तो सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, बट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। भूगोल का जहाँ से उत्पत्ति से लेके अभी तक की बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति से बात करेंगे, तो वो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी हो गया। और सर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मानचित्र भारत का आपके समक्ष रख दिया जाए, तो आप जिस इलाके से आती हैं, आप कहाँ से आती हैं? इलाहाबाद इलाके से आती हैं? सर यूपी के अवध इलाके से। अवध इलाके, इलाहाबाद अवध वही इलाका हुआ। तो उस इलाके को किस नाम से पहचानेंगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मैप पर? सर मगध। मगध? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ओके सर, बुद्ध का समय था। किस महाजनपद? कौशल। यस। अब समझ में आया क्यों? यस सर, समझ आया। यस सर। ठीक है, कौशल अवध। यस सर। यस अवध। यस सर। हाँ, यस सर। अवध नरेश। यस सर। हाँ, कौशल राजा प्रभु राम थे। यस सर, प्रभु राम थे। ठीक है। यस सर। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी अब आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वही मैप, वही ज्योग्राफी को आज आप अगर अपने क्षेत्र को आइडेंटिफाई करेंगे, तो किस नाम से करेंगे? सर उस क्षेत्र को आज, कौशल को, या जिसे आपने मगध कहा, आज आप आज के मानचित्र पर 2024 के भारतीय मानचित्र पर आप मगध शब्द पाएंगी? नहीं सर, बिहार है। बिहार है? यस सर। उत्तर प्रदेश है,
या अयोध्या क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। थैंक यू सर। ठीक है, कार्टून आप बनाती हैं? बनाती हैं या केवल देखती हैं? नहीं सर, बनाती भी। तो कार्टून मेकिंग को परिभाषित कर सकती हैं आप सर? एक विधा के तौर पर आखिर कैसे आप इसे परिभाषित करेंगे? सर विधा के तौर पर तो मैंने कुछ इसमें नहीं, कार्टून आप बनाती हैं तो क्या करती हैं? मेरा मुखमंडल है, अब इसे आप कार्टून में चित्रित करेंगे, तो क्या करेंगी मेरे मुखमंडल को? सर क्या मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही प्रस्तुत करेंगे या कुछ करेंगे? यस सर, थोड़ी उसमें क्रिएटिविटी आती है। हाँ। चीजों को क्रिएटिव तरीके से दिखाना मुझे लगता है कार्टून आर्टिस्ट करते हैं ऐसा। केवल क्रिएटिव या उसमें सर कुछ उसमें ह्यूमर भी कुछ, होता है? यस सर, ह्यूमर हो सकता है उसमें, कोई संदेश हो सकता है उसमें। आप मेरे चेहरे को डिस्टॉर्ट भी करेंगी? यस सर, थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि किस पार्ट को कार्टूनिस्ट डिस्टॉर्ट करते हैं? सर जनरली नाक वगैरह को ये सब करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व को दिखाते हैं, तो उन चीजों को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। किन चीजों को हाईलाइट करते हैं? नाक वगैरह ऐसी है, आंख ऐसे देखी जा रही है। गांधी का कार्टून बनाएंगे, महात्मा गांधी का। यस सर। तो महात्मा गांधी को किस चीज से पहचानते हैं? चश्मे से। चश्मे से, ठीक है। हाँ, यस सर। इंदिरा गांधी का बनाएंगे, यस सर, तो किस चीज से पहचानेंगे? उनके बालों से। बालों से या नाक भी? नाक से। यस सर। तो किसी एक प्रोमिनेंट पार्ट को एक्सेंचुएट करते हैं। यस सर, उससे रिलेट कर देते हैं, थोड़ा उसके करीब ले आते हैं किसी एक पार्ट को, जिससे उनकी पहचान हो जाए, ऐसा करते हैं। क्या आप समझते हैं कि एक अच्छा लेख भी इसी तरह से लिखा जाता है? यस। आपको भारत के बारे में एक लेख लिखना है, यस सर, तो लगभग जिस विधा से आप कार्टून मेकिंग करते हैं, लगभग उसी तरीके से कुछ 4-5 बिंदुओं को लेते हैं और उसे ब्लो अप करते हैं। यस सर, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि सर कार्टून में भी एक किसी मेन पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है कि ये हमें उनसे रिलेट करना है या ये संदेश देना है, एक विचार होता है कार्टून के पीछे भी, वैसा ही किसी लेख के पीछे भी एक विचार होता है, चाहे वो किसी के चीज के भी बारे में हो। तो कार्टून रियलिज्म नहीं है, वो रियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सर रियलिस्ट है, क्योंकि वो किसी के व्यक्तित्व को दिखा रहा है या किसी बात को, संदेश को बता रहा है। तो कार्टून रियल मुद्दों पे भी बनाए जाते हैं सर, मैंने भी बनाए हैं कार्टून, जैसे कि सफाई वाले मुद्दे पे, स्वच्छ पर्यावरण पे, कुछ कुछ मैंने ऐसे बनाए हैं, तो अच्छा, होते हैं सर रियलिस्टिक ही। मैं एक जगह का नाम बोलता हूँ, दावोस, क्या दिमाग में आता है? दावोस। DAVOS, दावोस। सर मैं ये भूल रही हूँ जगह, सॉरी सर। किस चीज से जुड़ा हुआ है? पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स? सर मुझे ये जगह याद नहीं आ रही, सॉरी सर। कविता पढ़ती हैं आप? यस सर। यस सर। क्या आसान है, कविता लिखना या एक लेख लिखना? सर लेख लिखना मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि कविता में तुकबंदी होनी चाहिए थोड़ी, और उसमें बनाना। तो तुकबंदी नहीं भी होती है कविताओं में? सर नहीं भी होती है, पर मुझे लगता है कविता लिखना थोड़ा टफ है, क्योंकि शब्दों का वो राइमिंग थोड़ी तो होनी चाहिए। अच्छा, उसमें। अच्छा। और शब्द उसमें बहुत ही, क्योंकि कम शब्दों में कविता लिखी जाती है और संदेश उसके बड़े होते हैं, तो वो होता है कि उसमें ऐसे शब्द डाले जाएं जो कि संदेश बड़े दें, लेकिन अपने आप में बहुत संक्षेप में हो। क्या ज्यादा व्यापक होता है एक्सप्रेशन के दृष्टिकोण से, लेख या कविता? सर कविताएं एक्सप्रेस वो बहुत ज्यादा करती हैं, जबकि होती बहुत छोटी हैं। और कविता सर ऐसी होती है कि उसमें हम अपना अर्थ निकाल सकते हैं, हम क्या समझते हैं वो कविता में हम निकाल सकते हैं, ना कि कवि ने क्या लिखा है, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, उसमें हम अपना एक व्यू भी ले सकते हैं कविता से। तो मुझे लगता है सर कविता ज्यादा एक्सप्रेस तो ऐसा कह सकते हैं कि एक कविता जो केवल एक अर्थ उससे निकलता हो वो खराब कविता होगी? नहीं सर, जरूरी नहीं है वो एक ही अर्थ, वो उन्होंने लिखा है और एक अर्थ बना दिया गया, वो अलग बात है। पर सर जब हम पढ़ते हैं या किसी सिचुएशन में कोई कविता पढ़ते हैं, तो हम उस सिचुएशन से या किसी अपनी चीजों से रिलेट कर पाते हैं। तो कविता तो सर व्यापक ही अर्थ लिए होती है जनरली। यस, थैंक यू सर। अलका, आप सिचुएशन की बात कर रही थी अभी। सो अगर ये सिचुएशन दी जाए जिसमें कि एक महिला है जो बाहर से है,
भारत की नहीं है, कहीं और देश से आई हैं, yes, ma'am. उनको आप भारत के बारे में 2 क्या चीजें बोलेंगी? सर मैं भारत के बारे में सबसे पहले ज्योग्राफी की स्टूडेंट होने के नाते ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी कि भारत कितना ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, और दूसरा कल्चर के बारे में, क्योंकि कल्चरली भी भारत बहुत विविध तो है। ये तो अपनी बुक से पढ़ के आ रही होंगी ना, उनका पास मैप प्लान होगा, उनका पूरा प्लान लेआउट होगा कि वो विजिट करेंगी। यस मैम, तो लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई महिला आती हैं बाहर से, आप उनको इनवाइट करते हैं, आप पोस्ट पे हैं और आप कोई डेलीगेट आ रही हैं, उनको आप क्या बताएंगे 2 चीजें? सर मैम पहले तो मैं उनको इनवाइट करूंगी भारत दर्शन के लिए। हाँ, क्योंकि सबसे पहले वो भारत को देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे भारत के बारे में। हाँ। और दूसरा एज अ वुमन, मैं आपको थोड़ा सा और ma'am. भी इलैबोरेट कर रही हूँ। एज अ वुमन आप क्या बोलेंगे? सबसे पहला तो मैं भारत दर्शन ही करवाऊंगी जी, और एज अ वुमन मैं उनको ये फील करवाऊंगी कि वो भारत में, जैसे भारत में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, दिखाया जाता है, वायरल होते हैं वीडियो की महिला, बाहर की महिला आई और कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो सबसे पहले मैं उन्हें सेफ फील करवाने की कोशिश करूंगी। उसके लिए मैं जो भी कर सकती हूँ या जो भी चीजें बता सकती हूँ भारत के बारे में या महिलाओं से संबंधित चीजें, वो करना चाहूंगी। 2 क्या मैसेज देंगे आप? 2 इम्पोर्टेंट मैसेज एज अ वुमन सेफ्टी क्या देंगे? मैम जब भी हम कहीं गए नहीं रहते हैं तो सबसे पहला ये मैसेज होना चाहिए कि उस बारे में पूर्वाग्रह नहीं बनाया जाना चाहिए। पहले हम जाएं, एटलीस्ट हर जगह प्रॉब्लम्स भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं, तो पहले से हम पूर्वाग्रह ये बना के ना जाएं कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हम दिल्ली में नहीं आए थे ऐसी चीज़ें गांव में हमारे हैं, एक पूर्वाग्रह है कि दिल्ली सेफ नहीं है, बट हम यहाँ रहे तो मुझे लगता है कि दिल्ली से सेफ जगह कोई नहीं है। तो सर मैम वो पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए पहला। तो आप ही अगर आप अपना खुद का एग्जांपल लें तो आपने यहाँ पे क्या 2 1 या 2 पॉइंट्स आपके क्या है प्रिकॉशनरी? आप जो मैम सावधान, मेरे चाचा हैं, उन्होंने मुझे स्कूटी चलाते टाइम एक बात बताई थी कि तुम्हें रास्ते पे चलते टाइम ये नहीं देखना है कि तुम्हें लोग बचाएंगे, तुम्हें भी बचना है। पहला तो ये प्रिकॉशनरी पॉइंट होना चाहिए। मैसेज आप वहाँ देंगे? यस मैम, यस मैम। क्लाइमेट चेंज और ज्योग्राफी के कोई लिंकेज है? यस मैम, बताइए। मैम क्लाइमेट ज्योग्राफी का ही पार्ट है पहली बात तो, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्लाइमेट चेंज है कि जो सूर्य का प्रकाश है, हमने इतने पॉल्यूटेंट्स वायुमंडल में वो कर दिए हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कि सूर्य का प्रकाश उससे होके तो धरती पे आ जाता है, लेकिन जब रात में पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूछ रही हूँ मैं, आपका लिंक बताइए, मतलब इम्पैक्ट कैसे करेगा ज्योग्राफी को? मैम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये होगा कि उससे आइलैंड्स और जो बर्फ हैं, ग्लेशियर्स, वो पिघलेंगे, तो उससे पानी बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और द्वीपीय देश डूब सकते हैं उससे। और सर किनारे जो होते हैं, प्रायद्वीप के किनारे या तट, वो डूब सकते हैं। और मैम उससे क्या हो सकता है, जल धाराएं जो हैं उनका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, तो उससे हमारे बारिश पे इफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। नेचुरल हैजार्ड्स में आप बताएंगे कि क्या चीज़ है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है? कोई ऐसा नेचुरल हैजार्ड बताइए जो क्लाइमेट चेंज से नहीं होता। क्लाइमेट चेंज से नहीं होता मैम, उससे बोल सकते हैं बादल फटना वगैरह, जरूरी नहीं है क्लाइमेट चेंज से हो। वैसे कोई ऐसा ज्योग्राफिकल मूवमेंट है जो क्लाइमेट चेंज से नहीं होता? यस मैम, प्लेटों का टकराना या मूवमेंट, उससे क्या इफेक्ट आता है? व्हाट इज द हैजार्ड रिलेटेड टू दैट? भूकंप आते हैं, राइट। सो आपके एरिया से 2 सोशल चैलेंजेस बताइए जो आपके एरिया के स्पेसिफिक हैं। मैम हमारे यहाँ पे जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है और दूसरा लैंगिक भेदभाव भी है, क्योंकि मैं शायद पहली लड़की होंगी अपने गांव या एरिया से जो यहाँ तक सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे अपने सपने कैसे अचीव करने हैं, मुझे सपने देखना क्या है, वो ही वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है लड़कियों के लिए स्पेशली। तो लैंगिक भेदभाव तो है, ठीक है। और 1-2 जाति प्रथा और बदलाव लाना चाहिए पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जब
आपको मौका मिलता है वहाँ कुछ चेंज Yes, करने ma'am. का, तो क्या वुमेन से रिलेटेड आप क्या 2 चीजें करनी चाहिए? मैम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, क्योंकि बेसिक शिक्षा जब होती है, जैसे कि मुझे मिली बेसिक शिक्षा, तो मैंने सोचा कि मुझे करना है कुछ, तो सर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं लड़कियों के, स्पेशली उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो वो चेंज लाना है कि बेसिक अगर बहुत अच्छा होगा तो वो आगे सोच सकेंगी अपने डिसीजन खुद लेने के बारे में। तो ओके, एंड जेंडर, लास्ट क्वेश्चन, जेंडर Yes, बजट ma'am. क्या है? जेंडर बजट है किसी जेंडर विशेष के लिए बजट में जो धनराशि अलॉट की जाती है, जैसे महिलाओं के लिए मींस ये महिलाओं के लिए अलग से धनराशि अलॉट की जाती है कि क्या होता है इसमें जेंडर बजट में? मैम महिलाओं के लिए भारत के संदर्भ में स्पेशली महिलाओं के लिए अभी ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ धनराशि अलॉट की जाएगी जो महिला कल्याण में खर्च होगी, उसको कह सकते हैं, या यह किसी भी जेंडर विशेष के लिए हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए। यस, थैंक यू मैम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तित्व कितना मायने रखता है? मैम सॉरी सर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तित्व सर मायने रखता है। जनरली तृतीय विश्व के जो राष्ट्र कहे जाते हैं वहाँ पे चमत्कारिक व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। कोई एक नेता होता है वहाँ का, वो बहुत ज्यादा उस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावी होता है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी कह सकते हैं वो प्रभावी। तो क्या कोई व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से दो राष्ट्रों के संबंधों की जो नीतियां हैं वो बदल जाएं? सर राष्ट्रों के संबंध हमेशा राष्ट्रीय हित डिसाइड करते हैं। तो फिर हम दूसरे राष्ट्रों में चुनाव के लिए इतने परेशान क्यों होते? क्योंकि वो विचारधारा के स्तर पर हम प्रभावी चाहते हैं कि वो विचार आए जो कि हमारे हित में कार्य करते हैं, जो विचारधाराएं, तो सर हम उनकी सरकार चाहते हैं। इस वजह से ऐसा हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति विशेष। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपका सजेशन। दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। जनरली हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं तो हॉबी पर शुरू करते हैं जनरली। ओके सर। नहीं भी हो सकता है हॉबी पर। और हॉबीज में अगर हम जाएंगे तो एक रीडिंग हिंदी पोइट्री आपका है, ठीक है ना? तो जो आपने उसमें चुनाव किया था रामधारी सिंह दिनकर का। मेरा विचार ये है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है वो ओजपूर्ण कविता है, वीर रस वाली कविता है, तो वो रिसाइटिंग में ज्यादा उसमें मजा आता है। अपने सुख के लिए, अपने ही इंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है रामधारी सिंह दिनकर कविता। तो मैं आपको 3 सजेशन दूंगा। एक महादेवी वर्मा, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोनों इलाहाबाद वाली पार्टी है, ठीक है ना? तो ये 2 तो इलाहाबाद के पकड़ लीजिए, और एक रामचरितमानस। सर हिंदी पोएट्री लिखा था मैंने, तो इसलिए रामचरितमानस मेंशन नहीं किया था। फिर क्या चीज? हिंदी पोएट्री लिख दिया है मैंने। हिंदी पोएट्री वो अवधि में है। अवधि तो हिंदी एक का ही उसका भाग है, उसका एक रूप है, इसलिए सर मैं उसको नहीं बताती हूँ, क्योंकि सबसे बताया, अच्छा तो वही। कोई दिक्कत है, मैं इसलिए स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। यस सर। अगर आप महादेवी वर्मा और निराला की बात करिएगा तो वो प्रश्न और आगे जाएगा। ओके सर। और उस पर जो कन्वर्सेशन होगा वो sir. आपके पक्ष में जाएगा, हमारे पक्ष में होगा, ठीक है? इसी प्रकार अगर आप रामचरितमानस की बात करें, ठीक है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, लेकिन अवधी भाषा मतलब तो एक तरीका है, बोली है, ठीक है ना? वो उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? अपने लिए लिख रहा हूँ। वो ओजपूर्ण तरीके से भाषण देने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, अपने स्वार्थ के, अपने लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो उस पर भी डिस्कशन लंबा हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस बड़ा इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो और मैं अयोध्या से आती हूँ, ठीक है ना? हाँ, बस्ती से आप आती हैं, तो ये 3 जो है अगर आप बोलिएगा तो कन्वर्सेशन आपके पक्ष में हो सकता है और आगे तक जाए। तो एक तो ये आपको फायदा करेगा, ठीक है ना? और अब फायदा कब करेगा? जब महादेवी वर्मा की 2-4 कविताएं तो मालूम होनी चाहिए ना। वो मैं पढ़ा है सर, वो मैं कर लूंगी। हाँ, हो जाएगा ना? मतलब अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो बेकार है, लेकिन अगर पढ़ा है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले को ना मालूम हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? अच्छा, और एक चीज है जो ड्रेस सेंस है,
यस तो मैं आपको सजेशन दूंगा, ये एक ये ले लीजिए, ओके सर, ये पर्ची ले लीजिए। यस हाँ बैठिए। तो आप ये जो है गूगल पे टाइप करिएगा, ओके तो आपको ये दिखाई देगा कि पिछले इंटरव्यूज में यस सर, कौन कौन सी लड़कियां जिन्होंने क्वालिफाई किया था उन्होंने क्या ड्रेस पहना था। ओके सर, सारी उन्होंने भी पहना है, तो कैसा हाउ लुक कैसा है, ओके सर, तो आप ये देखिएगा कि उसमें से कुछ आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या। ओके सर, ठीक है ना। यस सर, आज जो आपने पहना है इसमें क्या हुआ है, आपका व्यक्तित्व जो है पीछे चला गया है और साड़ी का चमक जो है सामने आ गया है। ओके सर, और इसी प्रकार जो काला कोट पहना उसमें भी वही बात है। तो दोनों मिल करके पर्सनालिटी का वो एंगल जो कि खिल के आना चाहिए था वो कम खिल के आ रहा है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन क्या Yes, sir. इंटरव्यू में अपने को तो नंबर चाहिए ना, यस सर, इसलिए जिससे बढ़िया नंबर मिले वो उचित है। यस सर, और मैंने चूंकि आगे बच्चों को बताया हुआ है यस सर, और बच्चों को फायदा हुआ है, Yes, इसलिए sir. आपको ही बता रहे हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। अलका, आपका बहुत अच्छा रहा। आपका जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वही हम बात कर रहे थे। यू नो, द वे यू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, यस सर, यू ऑलवेज हैव अ वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस, ओके सर, यू ऑलवेज थिंक अबाउट, तो ये बहुत अच्छी बात है। खाली थोड़ी बहुत जो है, अभी आपका कब है इंटरव्यू? सर 2 फरवरी को है। 2 फरवरी को है, Yes, तो sir. है अभी समय है, करीब Yes, 20-22 दिन है। तो उसमें अपना जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसके बारे Yes. में पढ़िए, Yes. जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। Okay, sir. बट अदरवाइज योर नॉलेज बेस इज क्वाइट साउंड, योर एटीट्यूड, द वे यू relate to the board, that is good. So I have very good hopes and Thank you sir. confidence that you will do well. So I wish you all the very best. कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हैंडल किया अच्छे से। जैसे सर ने पूछा था इंडिया और भारत का Yes. डिबेट, यस सर, तो एक पॉइंट अच्छा था कि ये एकेडमिक डिबेट है, तो ये चलेगा जरूर, बट देयर इज नो डिफरेंस। यस सर, परंतु इसमें जरूर आप पीछे अपना ले जाइए, जो हमारी सांस्कृतिक Yes, sir. जो हम अंदर अपना देख रहे हैं और जो हमारा कल्चरल सिविलाइजेशनल रूट्स हैं उसको हम बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को जो हमने Yes, sir, कहीं मैंने रास्ते वो में खो बताया दिया था है। कि- सो यू नो दैट इज समथिंग दैट यू कैन एम्पलीफाई ऑन। ये बताया तो है मैंने क्लास में। यस सर, आपने बताया था कि भारत जो और साथ इंडिया इंडिया। है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, भारत है और वो कल्चरल एस्पेक्ट है। गुड, ठीक है अलका। मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा वुमेन से रिलेटेड आप और थोड़ा कुछ आंसर्स प्रिपेयर करके कर लीजिएगा। यस ठीक है, जैसे आपने वुमेन इश्यूज बोले अपने एरिया के, यस मैम, और जो करंट है इनइक्वालिटी, कुछ भी आप उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रेडी रखना। ओके मैम, सो सेफ्टी से रिलेटेड एनीथिंग विच इज कमिंग टू योर माइंड, एक स्टैंडर्डाइज आंसर प्रिपेयर रखना, जो कहीं पे भी फ्लो में आप कहीं पे भी उसे Okay. लिंक कर सकते हैं, ओके मैम, वुमेन स्पेसिफिक। ओके, एंड ये जो मैं जेंडर बजट मैंने बोला उसके बारे में आप डीपली पढ़ना, ओके मैम, ये नहीं एग्जैक्टली ये आपका आंसर ठीक नहीं था, ओके मैम, जेंडर बजट को डीपली पढ़ लीजिए बस। केवल 2 छोटी सी बातें अलका, Yes, इसका आप ध्यान रख सकती हैं। एक तो जो मैंने देखा आपके पूरे इंटरव्यू में, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आप बहुत अच्छा टैकल कर रही थी, यस सर, लेकिन कॉग्निटिव क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ी है, यस तो सर, आपको थोड़ा पढ़ना है। यस सर, ठीक है, यस सर, और जो जब आप उसको प्रोसेस करती हैं अंदर और तब बताती हैं तो शायद आप बेहतर जवाब देती हैं। एक यस सर, दूसरा, जब कोई प्रश्न कर रहा हो तो उसके प्रश्न में एक क्रिटिकल वर्ब होता है। ठीक है, जैसे पूजा मैम जब क्वेश्चन कर रही थी तो वो आपसे कह रही थी कि कोई फॉरेन डेलीगेट आया है, आप उसे 2 बातें भारत के बारे में क्या बताएंगी। 3 बार आपने भारत भ्रमण करवाया उनका, 3 बार आपने कहा कि मैं उनका भारत भ्रमण करवाऊंगी। आपको बताना पूछा गया है कि क्या बताएंगी। बैठे बैठे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आप एक फॉरेन डेलीगेट को क्या हिदायत देंगी कि भारत में क्या करें। आप कह रही थी कि मैं उसे भारत भ्रमण करवाऊंगी, और 3 बार, चौथी बार फिर इंसिस्ट करने पर आपने बताया कि आपको क्या करना है। ओके सर, ठीक है, तो यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव अटेंटिव, टू दी क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड। ठीक है अलका। सर मुझे कुछ हाँ, पूछना बोलो था। बोलो। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मैं
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले से सामने आ गए सीधे, तो उसमें थोड़ी सी वो हो जाती है हेजिटेशन बोलने में, या समझ आते हैं, बातें भी रहती है, बट वो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी शब्द नहीं मिल पाते अचानक से। वोकेबुलरी का वो सर वोकैब की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अचानक से जब भी सामने आते हैं तो कभी वो पिरोने में वो सर कौन से शब्द लाएं। देखो अलका, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द बेस्ट ऑफ अस, ओके, जिसके पास सभी आपको एकदम आ जाए, तो ये नहीं है दैट एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ यू नो सो फेलिसिटी होती है उनकी जो आप बिल्कुल ठीक उसमें बोल जाए। सो आप इसके ऊपर से ट्राई टू ओवरकम दिस टू द बेस्ट दैट यू कैन, बट डोंट कंसिडर इट एज अ हैंडीकैप। ये हैंडीकैप बिल्कुल नहीं है, ये सभी के साथ होता है। तो इसको आप इतना वो दिल में मत लगाइए, मन में मत लगाइए दैट दिस इज अ ग्रेट डिसेबिलिटी दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के साथ होता है। तरीका इसका ये है, देखो सवाल तो ये क्लियर है कि जो सवाल होगा वो मोस्ट लाइकली आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यस सर। बहुत कॉमन सी बात है। तब क्या करिएगा, जब मेंबर सवाल पूछ रहे हैं उस समय खूब अटेंटिव होकर के उन्हीं को सुनिए। ओके सर। बिल्कुल, और उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको समझ लीजिए कि ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब जब सवाल खत्म हो गया उसके बाद उसका उत्तर कंपोज करिए पहले अपने माइंड में, ठीक है। और उसमें अगर 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड लग रहा है, कोई शर्म की बात नहीं है, सब लोग करता है। बहुत लंबा उत्तर सोचना है तो ठीक है, समय मांग लीजिए, अदरवाइज आप 2-4 सेकंड आराम से सोचिए। सोच करके 3 उसके वाक्य बना लीजिए। वो 3 वाक्य उत्तर जो है काफी होते, मैंने देखा है एक सवाल के 3 वाक्य में उत्तर बहुत अच्छे से बनते हैं। वो 3 वाक्य आपके हो गए, तो तीनों वाक्यों को आप एक प्रायोरिटी में अरेंज करिए कि कौन सा सबसे ज्यादा सटीक है, उससे कम सटीक, उससे कम सटीक। जो सबसे ज्यादा सटीक है वो पहले बोलना है। तो इस तरह 3 सेंटेंस आप बोलिए बोर्ड को देख करके, और तीनों सेंटेंस में गैप देके बोलिएगा। जो पहला सेंटेंस बोलेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि मेंबर ने जिसने सवाल पूछा है उसको वो लगा कि ये तो परफेक्ट आंसर है। अब परफेक्ट आंसर होगा तो आपको सेकंड सेंटेंस नहीं बोलने देगा, वो आपको बोले अच्छा ये बताइए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इनको आता है, ये बोल सकते हैं, उस पर समय नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप 3 सेंटेंस बोलने से भी बचेंगे। तो इस प्रकार करके आप उसको 3 सेंटेंस में अपना उत्तर बना के रखेंगे, और तीनों सेंटेंस अपना हाफ ए सेकंड का गैप देके उसको सुना दीजिए। बहुत लंबा उत्तर देने की मत सोचें, लेक्चर देने का समय नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह करके आप सभी सवालों के उत्तर सोच सकते हैं। फिर भी अगर मेरे से कोई पूछे कि अकबर के तीसरे पुत्र का क्या नाम था, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं उस पर सोचूंगा नहीं। मैं बोलूँ सर ये तो मुझे मालूम नहीं है। है? या मुझे बोले कि न्यूटन के दूसरा कौन सा लॉ है, तो मैं कहूँ सर मुझे मालूम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जिस भी प्रश्न को आप सोचें कि मेरे से नहीं होगा, तो उसको आप क्लियर कट वहीं पर पकड़ लीजिए और उत्तर दे दीजिए। ठीक है? और अगर सोचने से उत्तर निकलता है, कोई शर्म की बात नहीं है, सोच के उत्तर दीजिए। ठीक है? यस सर। अगर मान लीजिए सोच रहे थे और फिर अच्छा उत्तर मुझे लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो उसमें बता सकते हैं बिल्कुल, कि सर बिल्कुल, जहां तक मुझे वो पता अच्छी है बात है। इनफैक्ट हम पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं ना। ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर ए ब्यूरोक्रेट। तो मैं सोच के ये समझ पा रहा हूं कि मेरे से उत्तर ही नहीं हो पाएगा, मैं कह सर इस विषय में मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। ठीक है? दैट इज गोज ए प्लस पॉइंट फॉर ए ब्यूरोक्रेट। ठीक है ना? ओके सर। और कोई चेंजेस जो पर्सनालिटी में या बोलने नहीं, बहुत सुंदर है, आप नेचुरल है, सर ने बोला है, आप उसी प्रकार से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वेबसाइट देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।